Hey, hello guys, my name is नीलम मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। बेसिकली जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल लेवल पे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं, तो मेरे वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल रहेंगे। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय मैं MCQ सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जो कि कॉमर्स की जो यूजीसी नेट के सिलेबस से हम देखें या असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं या पेपर 2 जिसमें लिया जाता है कॉमर्स का, तो बेसिकली सिलेबस सेम है। ठीक है, तो यूनिट बाय यूनिट मैं MCQs लेके आ रही हूँ। अभी मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की MCQs कराए हैं, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं। तीनों में 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। और ऐसी अकाउंटिंग की भी MCQ लेकर के आई हूँ मैं। और धीरे धीरे करके हम पूरी की पूरी 10 यूनिट्स के MCQ डिस्कस करेंगे। बेसिकली 90 MCQ हम एक यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप इन वीडियो को ज्वाइन करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं, तो जो भी देखेगा उसके 900 MCQs होंगे, मेरे साथ में वो सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग MCQs को डिस्कस करूँगी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, तो और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी उसकी लिंक अकाउंटिंग पार्ट 1 की। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। So first question is, under which of the following categories a partner of partnership firm will be assessed? Option first, an individual. Option second, HUF, Hindu Undivided Family. Option third, firm. And option four, body of an individual, BOI जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस कैटेगरी में एक जो पार्टनर है उसकी पार्टनरशिप फर्म को एक्सेस किया जाता है। यानी कि जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, तो मतलब सबको एक एक सबके लिए एक एक कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म को किस में असिस्ट किया जाएगा। तो देखिए, जब हम पार्टनर की पर्सनल इनकम को अगर हम मतलब वो अगर कहीं और से अर्न कर रहा है, उसका हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो पार्टनर अपना टैक्स पे कर रहा है, तो वो एज एन इंडिविजुअल कंक्लूड किया जाएगा। बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म मीन्स जब एक पार्टनरशिप फर्म है मान लीजिए, और उसमें कई सारे पार्टनर्स हैं, तो सब मिल करके एक फर्म के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब एक फर्म कहलाएंगे। तो जब वो फर्म है तो वो फर्म की ही कैटेगरी में आएगा। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, X and Y are partners in a business sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit Z as a new partner with 1/5 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर और आपको सीखने हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे आपको आता ही होगा, बट अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं ऐसे सिर्फ मतलब MCQ मतलब सॉरी न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो कि एक बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 3:2 के उससे रेशियो से। ठीक है, अब इसमें वो एक नया पार्टनर आ जाता है उस बिजनेस में, जेड है जो कि, तो जेड का हिस्सा यहाँ पे बताया कि जेड को ये जो भी, अब जैसे देखिए दो पार्टनर पहले से थे, नया पार्टनर जब आया तो अब ये नए नए तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा अब। ठीक है, पुराना तो जो था तो वो यहाँ पे दिया है कि वो अभी तक जब तक जेड नहीं आया था तो वो 3:2 के उससे प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते थे। अब जेड आ गया तो यहाँ पे बता दिया गया जेड का तो भाई अब जितना प्रॉफिट होगा जेड उसका 1/5 शेयर ले लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि एक्स और वाई आगे चल के प्रॉफिट जो होगा उसका कितना परसेंट शेयर लेंगे, मतलब किस रेशियो में शेयर को मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और पुराने पार्टनर्स का शेयर नहीं दिया है, जो कि मतलब पुराने पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब देखिए, यहाँ पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है एक्स का,
पुराना अब तक का ये शेयर कर रहे थे 3:2 के हिसाब से। Z आया, Z को दे रहे हैं 1/5 शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि Z के आने के बाद X और Y का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए Z का हिस्सा था 1/5, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है कि एक्स और वाई किस किस मतलब रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब हमें जेड का दिया है नया शेयर, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस और 1/5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें दोनों का मिला करके यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिल गया एक्स और वाई का, तो जो कि है 4/5। अब हमें इनका अकेले अकेले का नहीं मालूम, मतलब ए का नहीं मालूम और बी का नहीं मालूम, दोनों का मिला करके मालूम चल गया है, ठीक है। तो जब हमें ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा तो हम पुराने शेयर को देखेंगे। पुराना कितना था 3:2, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 3 आया हमारा 3 से, और 3 + 2 को हम जब ऐड करेंगे तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में 5 आ गया, ठीक है। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय ये जो दोनों का मिला करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो 12/5 आया, ये 12/5 आया, ये आया ए का शेयर, ठीक है। वहीं पे जब हम बी का शेयर निकालेंगे ऐसे ही हम 2 की डिजिट को लेंगे, बाई के शेयर को लेंगे, ठीक है। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये हमारा 8/25 क्या आ गया, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, बी का मिल गया, सी का हमें पहले ही दिया था 1/5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 तो एलसीएम के मेथड से आप कैलकुलेट करिएगा तो 5 आर 25, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 12 आएगा, 8 आएगा और वहाँ पे 5 आएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब भी हमें पुराने पार्टनर्स का रेशियो दिया हो और जब नया पार्टनर आया हो, नए पार्टनर का शेयर दिया है लेकिन पुराने पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले तो दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, 1 से माइनस करेंगे नए वाले पार्टनर के शेयर को तो वो हमारा दोनों मिला के निकल आएगा। फिर हम ए और बी का ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे न्यू वाले का, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा, आप दोबारा से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट 12:8:5 इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस अकाउंट में आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट एंड सी नॉमिनल अकाउंट। देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को डिनोट करता है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स को देखा जाता है जैसे राम, श्याम, ये सब चीज़ें। लेकिन जब किसी चीज़ का जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, पर्सनल अकाउंट जैसे किसी इंसान के लिए अलग से अकाउंट जो खोला जाता है ना, वो हमारा आता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। जो शेयर इशू करते वक्त जो प्रीमियम हमें अमाउंट मिलता है, जैसे 100 के शेयर्स थे, हमने उन्हें 110 में अगर सेल किया, मतलब 10 रुपये ज़्यादा जो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सभी शेयर्स में हम वो 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, तो जो वो प्रीमियम अमाउंट मिलेगा हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। एक मिनट, पूजा हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो देखिए जो प्रीमियम अमाउंट होगा उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन बी राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, ऑप्शन डी पेइंग फीस टू डायरेक्टर्स। देखिए तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्रीमियम का अमाउंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ना तो हम वो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ना तो हम उससे डायरेक्टर्स की फीस देंगे, ठीक है। जितने भी कैपिटल लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए हम प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके हम मतलब यहाँ पे मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको देखने में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। प्रीमियम जो कि रिसीव होता है शेयर्स को इशू करते टाइम,
वो किस में यूटिलाइज नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ऑप्शन बी फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, ऑप्शन डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। देखिए यहाँ पे फोर्थ का जो था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम किस में यूज़ कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपिटल लॉसेस में यूज़ कर सकते थे, किस में नहीं कर सकते थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी तो आपका ऐसे ही कट हो जाता है, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर को भी इशू करने के लिए आप नहीं दे सकते हैं, सॉरी वन सेकेंड, बोनस शेयर को आप देने के लिए मतलब इशू करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम अमाउंट को। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, मतलब जो आप रिडम्पशन के लिए यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस में नहीं यूज़ कर सकते? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के इस हिसाब से ये जो मैंने बोला है ना कि ये ऐसे कैन नॉट यूज़, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से डी इज़ द राइट आंसर हियर कि हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रीमियम का अमाउंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। बाकी इधर आप जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के ऑप्शंस को अच्छे से देखिए और समझ लीजिएगा। ओके, वन सेकेंड। तो ऑप्शन 4 का करेक्ट आंसर है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, एंड ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो यानी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कभी भी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ना तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, ना ही डायरेक्टर्स की फ़ीस देने के लिए, ठीक है। और हम कर किसके लिए सकते हैं? बोनस शेयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रिडेम्पशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था। देखिए अगर आपको मेरी स्पीड लो लगती है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन 2 और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस डिसाइड टू कंबाइन ए न्यू कंपनी इज फॉर्म, इट इज़ नोन एज। देखिए जब दो या दो से अधिक कंपनी एक ही तरह का बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, और वो डिसाइड करती हैं कि सब कंबाइन हो जाएं और एक नई कंपनी बनाएं, तो उसको क्या कहेंगे? तो दैट इज़ कॉल्ड एमलगमेशन। यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ कि एमलगमेशन कहलाएगा वो। देखिए जब 2-3 कंपनी मिल जाती हैं और एक नई कंपनी बनाती हैं तो वो एमलगमेशन कहलाता है। एमलगमेशन में क्या होता है, पुरानी जो कंपनीज होती हैं वो सर्वाइव नहीं करती हैं, ठीक है, तो हियर नो कंपनीज आर सर्वाइवर्स, ठीक है, न्यू कंपनी बनेगी, ठीक है, लेकिन कंबाइन क्या होगा, सारी कंपनी को कंबाइन करने के बाद एब्जॉर्प्शन और क्या कहते हैं, हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी और कंपनीज, इट इज़ नोन एज। जब कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है या या कंपनीज को टेक ओवर कर लेती, एक कंपनी को या 2-3 कंपनी को अगर टेक ओवर कर लिया इसने, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हमारा एब्सॉर्प्शन। ओके, मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना मीन्स टेक ओवर कर लेना, ये एक तरह का टेक ओवर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? मतलब जब कंपनी अपनी ही कंपनी में इंटरनली कुछ चेंजेस लाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब कोई नई कंपनी फॉर्म्ड होती है, ठीक है, तो ये हमारा न्यू कंपनी मतलब कहलाती है। मतलब जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी पुरानी कंपनी की वो नई कंपनी में जाएगी, तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। एमलगमेशन मैंने बताया जब 2-3 कंपनीज मिल करके एक नई कंपनी को फॉर्म करती हैं, वो एमलगमेशन कहलाता है, ठीक है। एब्सॉर्प्शन यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन एमलगमेशन ऑफ 2 कंपनीज। अब देखिए फिर से वही चीज़ बोली गई है, जब 2 कंपनी एमलगमेट होती हैं तो क्या होता है? बोथ कंपनी लूज देयर एग्जिस्टेंस। क्या दोनों कंपनी अपना एग्जिस्टेंस को लूज कर देंगी, या बोथ कंपनी कंटिन्यू, या ऑप्शन सी एनी वन कंपनी कंटिन्यूस। क्या उनमें से कोई एक कंपनी कंटिन्यू करेगी आगे बिजनेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मीन्स
देखिए जब एमलगमेशन होता है तो दोनों ही कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस लूज़ कर देती हैं, मतलब पुरानी कंपनीज को बेसिकली क्लोज कर दिया जाता है और नई कंपनी फॉर्म की जाती है, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा हमारा एमलगमेशन। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th इज व्हेन परचेजिंग कंपनी पे परचेज consideration it will be debited to option A business purchase account, option B asset account, option C liquidators of selling companies account, option D none of the above. So correct answer is here option C। मतलब जब परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है वो परचेज कंसिडरेशन देती है तो वो डेबिट कहाँ होगा, वो डेबिट होगा जो सेलर है, ठीक है, उसके अकाउंट में, ठीक है, जो सेल कर रही है उसके उसके खाते में जाएगा, डेबिट में, डेबिट साइड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, मतलब प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होंगे। ऑप्शन ए इफ दे आर फुल्ली पेड अप, ऑप्शन बी इफ दे आर पार्शली पेड अप, ऑप्शन सी इफ दे आर कन्वर्टेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इफ दे आर फुल्ली पेड अप, अगर शेयर्स फुली पेड अप हैं तभी वो रिडीम्ड किए जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एट प्रेजेंट ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन नॉट इशू डैश प्रेफरेंस शेयर, मतलब अभी अभी के हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस शेयर को कौन से किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए रिडीमेबल, ऑप्शन बी इरिडीमेबल, ऑप्शन सी कन्वर्टेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना वो आज की डेट में इशू नहीं किए जाते हैं, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। देखिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एमसीक्यू को करने की कोशिश किया करिए। भले आप थोड़ा सा कम पढ़ लो किसी दिन, लेकिन आप एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करो। एमसीक्यू ना आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का मतलब एक अलग तरीका मिलता है, ठीक है। आपकी मेरे हिसाब से 50% जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होती है एमसीक्यू से, और आपने जो पढ़ा है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तभी पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया करिए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस को कवर करना जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करना है, और रिवाइज करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब रेगुलर रिवीजन, अगेन एंड अगेन आप रिवीजन करिए। रिवीजन इज रिपीटेड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, ओके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, देखिए कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं। मैं भी जब पहले एग्ज़ाम देती थी ना तो मैं कभी भी प्रीवियस ईयर को नहीं देखती थी कि पहले कैसे आए, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तब मेरा यूजीसी नेट निकला था। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लूँ, बट हाँ सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया और एमसीक्यू किया ना तो मतलब एक झटके में, जिसमें मैं मतलब तरस रही थी कि मतलब बाउंड्री लाइन से भी निकल जाऊंगी तो ठीक है, तो ठीक है मेरे मतलब मार्क्स अच्छे आ गए थे यूजीसी नेट में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ओके। हाँ तो अब 12th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंडर द स्कीम ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या कहलाता है, जब कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफर करती है, ठीक है, जो उन्होंने होल्ड किया है परचेस के लिए, तो वो कहलाते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, ओके। तो जो बाय बैक ऑफ शेयर की स्कीम है उसमें व्हेन अ कंपनी इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन इट रिक्वायर टू ओपन एन अकाउंट। देखिए जब बाय बैक ऑफ शेयर की स्कीम में जब एक कंपनी को अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, तो उन्हें कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्या, या इस्क्रो डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इस्क्रो डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसमें बायर और सेलर, मतलब अगर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इस्क्रो डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है ना, जो बाइंग और सेलिंग में दोनों पार्टी को हेल्प करता है कि उनका जो भी ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली हो जाए, ठीक है, रिस्क थोड़ा सा कम होता है उससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डिबेंचर रिप्रेजेंट डैश ऑफ द कंपनी। डिबेंचर
कंपनी के किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करता है, क्या ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्या लोन को रिप्रेजेंट करता है, या नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर किसी कंपनी के लोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डिबेंचर ओवरड्राफ्ट या डिपॉजिट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लोन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं जो, वो क्या कहलाते हैं कंपनी के। देखिए जो शेयर को होल्ड करते हैं, जो शेयर को परचेस करते हैं, वो तो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, बट जो डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑनर, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो डिबेंचर होल्ड करते हैं दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओके। वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ डैश एसेट। ऑप्शन ए टेंजिबल, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फिक्शियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए जो कि इशू में जो लॉस होता है या डिस्काउंट, देखिए जब आप डिस्काउंट में शेयर्स को इशू करते हो तो वो एक तरह का लॉस ही कहलाता है, ठीक है, क्योंकि आप नॉमिनल वैल्यू से थोड़ा सा कम में आप मतलब शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो एक तरह से लॉस कह लो या डिस्काउंट कह लो। तो जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो फिक्सिशियस एसेट में काउंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ए। अब जब अगर हम डिबेंचर को प्रीमियम में इशू करेंगे तो वो कंपनी का कैपिटल लॉस कहलाएगा या कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा या रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा या रेवेन्यू लॉस कहलाएगा। तो देखिए वो कहलाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंपनी बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। जब मतलब डिबेंचर को के लिए मतलब लोगों को प्रोस्पेक्टस देती है, वो प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें दी रहती हैं डिबेंचर के बारे में, कितने का क्या क्या सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस से पहले एक और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं। तो क्या उसे डिबेंचर कहते हैं, या उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं, या उसे एब्रिज प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, या उसे कॉल लेटर बोलते हैं। तो देखिए उसे बोलते हैं हम ट्रस्ट डीड। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, okay. Now question number 18, which of the following is a method of redemption of debenture। इनमें से डिबेंचर के रिडेम्पशन का मेथड कौन सा है। ऑप्शन ए ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ऑप्शन बी कन्वर्जन, ऑप्शन सी ओपन मार्केट परचेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही जो नाम दिए गए हैं वो सारे ही मेथड हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के। Now question number 19 is the amount set aside to meet the loss of bad debt is। Option A liability, option B reserve, option C provision, option D contingent liability। देखिए 18 का डी आंसर है और 19 का है प्रोविजन। मतलब कि एक अमाउंट किनारे रख दी जाती है कि अगर बैड डेप्ट से जो लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए, तो उसके लिए एक प्रोविज़न तैयार किया जाता है, ठीक है। बैड डेप्ट क्या होते हैं मतलब जो लोग जो हमारा पैसा लेकर के भाग गए, ठीक है ना, तो वो हमारा बैड डेप्ट होता है। मतलब कि वो डेट तो मतलब जो रिकवर नहीं होने वाला है तो वो हमारा बैड डेप्ट हो गया, ओके, जो भी है। तो देखिए उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न, रिजर्व नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम प्रोविजंस को बनाते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो फ्यूचर में होने वाले लॉस है ना, उनको हम कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्यों नहीं शो होती है, ये इसलिए नहीं शो होती है क्योंकि जब इसका एग्जिस्टेंस होगा ना तभी उसको शो किया जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जो होने वाला किसी एक्शन के द्वारा कोई लॉस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आप जानते ही हैं, नॉर्मल लाइबिलिटी की जो भी उत्तरदायित्व वगैरह होते हैं वो हमारे लाइबिलिटी हैं, ठीक है। दायित्व, रिजर्व यानी कि जो हम प्रॉफिट से किनारे थोड़ा सा बचा करके रख लेते हैं ना, वो रिजर्व कहलाता है। नॉर्मली भी आप अपनी लाइफ से भी आप देखिए कि थोड़ा बहुत आप
अगर अपने लिए कुछ बचा करके रखते हैं कि आगे आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा, तो ऐसे ही कंपनी भी अपने आगे आने वाले खर्चों के लिए या और किसी चीज़ के लिए जो पैसे बचाती है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड, यानी कि वो डिविडेंड जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऑप्शन बी इंटरिम डिविडेंड, ऑप्शन सी प्रपोज डिविडेंड, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट डिविडेंड। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंटरिम between two annual general meetings. Now question number 21st, which of the following reserve cannot be distributed as dividend to shareholder? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं यूज़ की जाती है शेयर होल्डर्स को? ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑप्शन बी प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए ना, इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? देखिए जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है वैसे ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं। देखिए मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ ना कि मान लो अगर कोई बीकॉम का बच्चा आ गया या 11th या 12th का कोई भी स्टूडेंट आ गया या कोई भी ऐसा देख रहा हो जो जिसको नहीं भी मालूम हो ना, तो वो थोड़ा सा भी देख के समझ जाए। इसलिए तो अगर जिन्हें मालूम है तो वो इग्नोर करेंगे प्लीज़, ठीक है। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें मिलता है इस शेयर्स को इशू करने पे, वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो प्रॉफिट होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर के लिए, ठीक है, मतलब जो शेयर कैंसिल हो जाते हैं फिर उन्हें फोरफीड किया जाता है, ठीक है, दोबारा से इशू किया जाता है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं करते हैं। या देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखिए आप जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू हुआ, ठीक है, लेकिन जब आप अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को बेच दिए, ठीक है, कोई पुरानी मशीन हो गई, उसको पुरानी हो गई मशीन, उसको आपने सेल कर दिया, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में आप नहीं इस्तेमाल करोगे क्योंकि वो आपका वैसा रेवेन्यू नहीं है, वो आपकी वो इनकम नहीं है जो कि आपको बिजनेस से मिल रही हो, ठीक है, या जो आपका पर्पस हो उससे नहीं मिल रही है ना, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से किसी भी चीज़ को डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता टू द शेयर होल्डर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिविडेंड कब मिलेगा? जो आपको बिजनेस करने पे या आप जिसका भी प्रोडक्शन या कंपनी होगी, जो भी बिजनेस होगा उसके प्रॉफिट में दिया जाएगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में डिविडेंड दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी अकाउंटिंग है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पीपल के लिए यूज़ की जाती होगी, मतलब जो लोगों के पीछे जो खर्चा होता है ना उसका मेजरमेंट जो होता है वो किस में यूज़ होता है? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको हम बोलते हैं, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा। आपका मेन मोटिव है कि आप क्वेश्चन को समझें, ठीक है। एक आधा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मैं अपने हाथों से क्वेश्चंस को टाइप करती हूँ, ठीक है, तो हो जाती है गलती कभी कभी। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो होती है वो जितने भी लोग हमारी जैसे कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो वो हमारी कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आर डैश ऑफ फंड। वो ट्रांजैक्शन जो कि वर्किंग कैपिटल को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सोर्सेज, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी यूटिलाइजेशन, ऑप्शन डी डाइवर्शन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं कहलाएंगे और ना ही डाइवर्जन कहलाएंगे, ना ही यूटिलाइजेशन कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, तो वो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड कहलाएंगे। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या 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 आ जाता है, एक बार अगर आप रिवाइज करें तो मैं करा देती हूँ। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने रेज किया है, या रिसिप्ट
फ्रॉम जो भी मतलब रिसिप्ट हुई है पार्शली पेड अप शेयर से या कॉल्ड अप से, ठीक है, या आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं उनसे जो भी सेल हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं किस साइड, सोर्स ऑफ फंड में। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है फंड्स जो कि लॉस्ट हो गए, ठीक है, या रिडेम्पशन हो गया प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर का, या आपने लॉन्ग टर्म लोन को पे किया है, तो वो हमारा एप्लीकेशन में आ जाता है। एप्लीकेशन मीन्स यूजेस ऑफ फंड, ओके। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट हो गया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टैक्स पे किया, ठीक है। तो जो ये पेमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो एप्लीकेशन में आती हैं, ठीक है। और जो रिसिप्ट वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी किस साइड जाती हैं, सोर्सेज में जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सोर्स ऑफ फंड है दैट इज़ यूजफुल इन फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल को वो इंक्रीज करती हैं, ओके। नाउ डेबिट साइड में अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, तो डेबिट साइड आपका सोर्सेज ऑफ फंड आता है, और ये जो आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड वो आपका क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिगिंस वेयर डैश अकाउंटिंग एंड, मतलब कौन सी अकाउंटिंग एंड होती है तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब खत्म होती है तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। सो सी इज द राइट आंसर हियर, कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, लिक्विडिटी रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन, ऑप्शन ए प्योर रेशियो फॉर्म, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी रेट और टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो आपके मतलब लिक्विडिटी रेशियो हैं, ठीक है, उन्हें हम प्योर रेशियो फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो 26 का ए आंसर है, 25 का सी एंड 24 का ऑप्शन ए, ओके। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम प्योर रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो या करंट रेशियो ये सब मतलब रेशियो के फॉर्म में यूज़ होते हैं। और जो रेट होता है ना, रेट में हमारे आ जाते हैं रेट, या टाइम में हम जिनको एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जैसे 3 टाइम्स अ ईयर ऐसे बोलते हैं ना वो। अब परसेंटेज जो होता है ना, वो जैसे परसेंटेज में आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप ना एक बार सारे रेशियो एक साइड लिखिए, और उनको किस किस नाम से और जाना जाता है ये भी लिखिए, और उनको किस मतलब किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, रेट में कि परसेंटेज में कि प्योर रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये सब भी आप नोट डाउन करिए। और पता होना चाहिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी मतलब एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और जो ये यूपीएचईएससी का जो पेपर होता है ना, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है, इसमें आपका बेसिक नॉलेज ही देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जो यूजीसी नेट का पेपर होता है ना, उसमें उसमें आप देखेंगे कि एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। मतलब आप उन्हें अगर डायरेक्ट गूगल में डालेंगे तो वो नहीं दिखेंगे, 4 4 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप उन्हें जब पढ़ोगे बार बार, तब आपको मतलब आपको सोच समझ के वहाँ पे करने हैं। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी जो प्रोफेसर वाली आती है, इनमें क्या होता है ना, इनमें मैंने सबके पेपर एनालाइज किए हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको एक नज़र में देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो इससे रिलेटेड है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप उसे कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है ना, अगर आप वहाँ पे अगर अपना दिमाग सही चला लिए सोच समझ के, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पक्का पता है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंस है। तो भले आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूर बहुत होनी ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाने जा रहे हैं तो अभी से ही आपको सब कुछ मालूम होगा। एक टीचर भी अपनी पूरी लाइफ में पढ़ता है तभी पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मेरा क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा रहे और मैं हमेशा सीखती रहूँ और सिखाती रहूँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। द रेशियो विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ मैनेजरियल पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, वो रेशियो जो कि मैनेजर पॉलिसी और परफॉर्मेंस को रिवील करता है फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में, वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखिए यहाँ पे जो मैनेजर पॉलिसी और जो परफॉर्मेंस को रिवील करता है वो है हमारा
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब अगर आप देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं, देखिए कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, या रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो रेशियो मैंने अभी बताया, एक्सपेंसेस रेशियो हो गए, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, ठीक है। अब टर्नओवर रेशियो क्या कहलाते हैं? टर्नओवर रेशियो को हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो। देखिए मैं नोट डाउन इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं मेरे एक लेक्चर में, आप लोग वो इससे पता चलेगा ना कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप खुद नोट डाउन करिए, मेरे नोट डाउन करने से क्या होगा, आप खुद नोट डाउन करेंगे तो आप उसे बार बार देखेंगे, खुद का लिखा हुआ आप देखेंगे। मैं नोट डाउन कर दूंगी तो शायद आप उसको लिखेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं लिखती हूँ अपनी पीपीटी में, ठीक। तो आप लोग लिखिए, अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती, कुछ नया मिलता है, तो आप अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन करते चलिए। तो हाँ, मैं टर्नओवर रेशियो बता रही थी। स्टॉक और इन्वेंट्री रेशियो टर्नओवर रेशियो हो गया आपका, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये टर्नओवर रेशियो कहलाते हैं। टर्नओवर रेशियो मींस एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कौन से होते हैं? करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या कहलाते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाते हैं। अब लॉन्ग टर्म है, तो देखिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये दोनों ही चीज़ें आपकी फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन जो जो आपका लिक्विड रेशियो होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, वो आपके करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो कहलाते हैं, ये शॉर्ट टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके जैसे ये वाली चीज़ें हो गई, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियो, ये सारे रेशियो आपके आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आई होप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट रेशियो इज ए। हाँ देखिए, अब आपको ये पता लगाना है कि क्या है। ऑप्शन ए टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखिए जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सारे रेशियो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। 1 सेकेंड, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ करंट रेशियो इज ए, अभी मैंने बताया है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन डी टर्न ओवर रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो जो हैं, करंट रेशियो आपके आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टाइम के लिए, या इन्हें हम मतलब फाइनेंशियल रेशियो भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, नाम से ही आपको देखिए करंट रेशियो है ना, तो ये आपके शॉर्ट टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके डेट, प्रोप्राइटरी कैपिटल गियरिंग, टोटल डेट रेशियो, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में आती हैं। तो करंट रेशियो इज़ अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, रिटर्न ऑन इक्विटी इज कॉल्ड, okay, option A return on investment, option B gross profit ratio, option C return on shareholder fund, option D return on net worth। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। तो अब ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी ये किस रेशियो में आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है कि परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो में आता है कि फाइनेंशियल रेशियो में आता है? किस रेशियो में आता है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया हुआ है बोल के, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ज़रूर इसको बता पाएंगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। और क्वेश्चन नंबर 11 है, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश अकाउंटिंग इज टू ऑर्गेनाइज द एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चार ऑप्शन हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो अकाउंटिंग डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करे कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल करके आए उस फाइनेंशियल डेटा से। तो देखिए फाइनेंशियल डेटा की बात हम कर रहे हैं तो ये रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही मोटिव होता है कि जो भी अकाउंटिंग जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं उनका ऐसा लेखा जोखा तैयार हो कि मतलब एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आए, जो कि हम अपने क्रेडिटर्स को दे सकते हैं या अपने मतलब पब्लिक को हम मतलब दिखा सकते हैं, शो कर सकें, ठीक है। जिससे
जैसे आपके सप्लायर्स को ज़रूरत होगी, इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है, या गवर्नमेंट भी कभी कभी पूछती है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है कि फाइनेंशियल डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, या सप्लायर, क्रेडिटर जितने भी हैं, कस्टमर्स हैं, सबको किस तरह की अकाउंटिंग डेटा से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज थोड़ी बातें भी मैंने कर ली आप लोगों से, तो अगर ज़्यादा बोर किया होगा तो सॉरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।